हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। मध्ययुगीन इतिहासकार माइकल मैककॉमिक से पूछे कि जीवित रहने के लिए सबसे खराब वर्ष कौन सा था और उन्हें इसका उत्तर मिला 536। 1349 नहीं, जब ब्लैक डेथ ने यूरोप के आधे हिस्से को खत्म कर दिया था। 1918 नहीं, जब फ्लू ने 50 मिलियन से 100 मिलियन लोगों को मार डाला था, जिनमें से ज्यादातर युवा वयस्क थे। बल्कि 536। यूरोप में ये जीवित रहने के लिए सबसे खराब अवधियों में से एक की शुरुआत थी, अगर सबसे खराब साल नहीं, मैककॉमिक कहते हैं, जो एक इतिहासकार और पुरातत्वविद है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ द ह्यूमन पास्ट के अध्यक्ष हैं। एक रहस्यमयी कोहरे ने यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों को 18 महीनों तक दिन रात अंधेरे में डुबो दिया। क्योंकि सूरज पूरे साल बिना चमक के अपनी रोशनी देता रहा, जैसे चांद चमकता है, बीजांटिन इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा। 536 की गर्मियों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिसने पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडा दशक शुरू किया। उस गर्मी में चीन में बर्फ गिरी, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूखे मर गए। आयरिश इतिहास में वर्ष 536-539 से रोटी की कमी दर्ज है। फिर 541 में मिस्र में रोमन बंदरगाह पेलुसियम में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। मैककॉमिक कहते हैं कि जिसे जस्टिनियन का प्लेग कहा जाता है, वह तेजी से फैला, जिसने पूर्वी रोमन साम्राज्य की 1/3 से आधी आबादी को मिटा दिया और इसके पतन को तेज कर दिया। इतिहासकारों को लंबे समय से पता है कि 6ठी शताब्दी का मध्य अंधकार युग के नाम से जाने जाने वाले समय का अंधकार में समय था, लेकिन रहस्यमय बादलों का स्रोत लंबे समय से एक पहेली रहा है। अब ओरोनो में यूनिवर्सिटी ऑफ मेन (यूएम) के जलवायु परिवर्तन संस्थान में मैककॉमिक और ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मेवेस्की के नेतृत्व में एक टीम द्वारा स्विस ग्लेशियर से बर्फ के एक अति सटीक विश्लेषण ने एक अपराधी की ओर इशारा किया है। इस सप्ताह हार्वर्ड में एक कार्यशाला में टीम ने बताया कि आइसलैंड में एक प्रलयकारी ज्वालामुखी विस्फोट ने 536 की शुरुआत में उत्तरी गोलार्ध में राख फैला दी थी। इसके बाद 540 और 547 में 2 अन्य बड़े विस्फोट हुए। बार बार के झटकों और उसके बाद प्लेग ने यूरोप को आर्थिक स्थिरता में धकेल दिया। नॉर्मन स्थित ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट तथा मध्यकालीन एवं रोमन इतिहासकार काइल हापर के अनुसार, बर्फ में जमे प्राकृतिक आपदाओं और मानव प्रदूषण का विस्तृत विवरण हमें मानव और प्राकृतिक कारणों के संयोजन को समझने के लिए एक नए प्रकार का अभिलेख प्रदान करता है, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और इस नई मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक हलचलें भी। 1990 के दशक में जब से वृक्ष वलय अध्ययनों ने ये सुझाव दिया कि वर्ष 540 के आसपास की गर्मियां असामान्य रूप से ठंडी थीं, शोधकर्ता इसका कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल पहले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ध्रुवीय बर्फ कोर ने एक सुराग दिया था। जब ज्वालामुखी फटता है तो ये सल्फर, बिस्मथ और अन्य पदार्थों को वायुमंडल में ऊपर तक फैलाता है, जहां वे एक एरोसोल आवरण बनाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करता है, जिससे ग्रह ठंडा हो जाता है। इन रासायनिक निशानों के बर्फ रिकॉर्ड को जलवायु के वृक्ष वलय रिकॉर्ड से मिलान करके माइकल सिगल के नेतृत्व में एक टीम, जो अब बर्न विश्वविद्यालय में है, ने पाया कि पिछले 2500 वर्षों में लगभग हर असामान्य रूप से ठंडी गर्मियों से पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। एक विशाल विस्फोट। मेवेस्की और उनकी अंतःविषय टीम ने स्विस आल्प्स के कोले गनफेटी ग्लेशियर में 2013 में ड्रिल किए गए एक आइस कोर में समान विस्फोटों को देखने का फैसला किया। 72 मीटर लंबा कोर ज्वालामुखियों, सहारा धूल तूफानों और यूरोप के केंद्र में मानवीय गतिविधियों के 2000 से अधिक वर्षों के पतन को समेटे हुए है। टीम ने एक नए अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन विधि का उपयोग करके इस रिकॉर्ड को समझा, जिसमें एक लेजर बर्फ के 120 माइक्रोन के टुकड़े को तराशता है, जो कि कुछ दिनों या हफ्तों की बर्फबारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कोर की लंबाई के साथ होता है। एक शताब्दी बाद कई और विस्फोटों के बाद बर्फ रिकॉर्ड बेहतर खबर का संकेत देते हैं। 640 में सीसे की मात्रा में उछाल। यूनाइटेड किंगडम में नॉटिंघम विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद क्रिस्टोफर लवलिक कहते हैं कि चांदी को सीसे के अयस्क से गलाया जाता था, इसलिए सीसे की मात्रा इस बात का संकेत है कि एक सदी पहले के झटके से उबर रही अर्थव्यवस्था में कीमती धातु की मांग थी। 660 में सीसे की मात्रा में दूसरा शिखर उभरती मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में चांदी के बड़े पैमाने पर प्रवाह को दर्शाता है।
लवलक और उनके सहयोगियों ने एंटीक्विटी में लिखा है कि इससे पता चलता है कि व्यापार बढ़ने के साथ सोना दुर्लभ हो गया था, जिससे मौद्रिक मानक के रूप में चांदी की ओर बदलाव को मजबूर होना पड़ा। वे कहते हैं, ये पहली बार व्यापारी वर्ग के उत्थान को दर्शाता है। इसके बाद भी बर्फ एक और अंधेरे दौर की खिड़की है। 1349 से 1353 तक ब्लैक डेथ के दौरान हवा से सीसा गायब हो गया, जिससे एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पता चला जो फिर से रुक गई थी। लवलक कहते हैं, हमने अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन पर्यावरण रिकॉर्ड को समान रूप से उच्च रिजोल्यूशन वाले ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ एकीकृत करने की इस क्षमता के साथ एक नए युग में प्रवेश किया है। यह एक वास्तविक गेम चेंजर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।